बच्चों हमने बोर्स मॉडल डिस्कस किया, 2 पॉइंट हमने डिस्कस किया, मैं उसको ब्रीफली आपको फिर से इंट्रोड्यूस कर देता हूं पॉइंट को। पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स इन फिक्स्ड ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस व्हिच आर स्टेशनरी ऑर्बिट, है ना। व्हाई दे आर कॉल्ड स्टेशनरी? स्टेशनरी ऑर्बिट इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी स्टेशनरी यानी कि फिक्स होती है ऑर्बिट में। एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में एक पार्टिकुलर, ध्यान से सुनना, जैसे मैं कोई ऑर्बिट लूं, एक पार्टिकुलर कोई ऑर्बिट लेता हूं, मान लो ये वाला ऑर्बिट लिया है ना, तो इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो फिक्स होगी। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है तो इसका एनर्जी, यहाँ पे भी 1-2 फॉर्मूले में बता दो कि आपको याद रखना है ना। 12th क्लास में वो फॉर्मूले पढ़ते हैं, आपको जस्ट फॉर्मूले बताऊंगा, वो याद रखना है, उस पर ज्यादा दिमाग अभी नहीं लगाना है। ओके, डेरिवेशन करते समय अभी नहीं। v वेलोसिटी है, तो ये हो गया चार्ज और ये हो गया चार्ज यहाँ जेड। तो यहां जो है जब ये घूम रहा है इस ऑर्बिट में, दिस इज अ ऑर्बिट और पीरियड यू कैन से, इस पार्टिकुलर पीरियड में या ऑर्बिट में जो है ये आपको एनर्जी इसकी फिक्स होती है, किसकी? इलेक्ट्रॉन की। हाँ, दूसरे पीरियड में चला, दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा तो अलग एनर्जी होगी। मान लो ये दूसरा ऑर्बिट है, दिस इज ऑर्बिट, तो इस ऑर्बिट में फिर अलग एनर्जी होगा। इस ऑर्बिट में जो एनर्जी होगा वो एक डिफरेंट एनर्जी होगा, का एनर्जी अलग होगा, इस वाले ऑर्बिट का एनर्जी अलग होगा। इस तरह से बेटा हम देखते हैं कि अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग एनर्जी होता है। कितना होता है सब कैलकुलेशन आज हम लोग करेंगे, है ना। बस अभी पहले पॉइंट जानो, वो सारा कैलकुलेशन करके आप निकाल कितनी एनर्जी होती है ना। तो ये चीज हो गया, एनर्जी फिक्स होगा, इस ऑर्बिट का एनर्जी अपना होगा, इसका अपना और एनर्जी होगा। ऑर्बिट का रेडियस भी अलग अलग, कुछ डिस्क्रीट रेडियस होगा, ये नहीं है कि ये पहला ऑर्बिट है ये दूसरा है, बीच में और कोई ऑर्बिट नहीं हो सकते, है ना। सारा कैलकुलेशन हम लोग करेंगे आज। तो ये चीज है। तो पहला पॉइंट आपने पढ़ा था कि एनर्जी जो होगी वो फिक्स रहेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के द्वारा एनर्जी लूज करेगा या नहीं करेगा? तो बिल्कुल करेगा एनर्जी लूज। एनर्जी तो लूज करेगा क्योंकि चार्ज एक्सेलरेटेड है, लेकिन उसकी एनर्जी फिक्स रहेगा, यानी कि उसको कहीं ना कहीं से एनर्जी होगी, है ना। समझे इस बात को? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा, क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन में है, सर्कुलर मोशन में है, and circular motion is accelerated motion because the direction of it changing. ये बात समझे? बताइए। यस सर। एक्सेलरेटेड मोशन में, और एक्सेलरेटेड मोशन में जब है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडिएट एज पर द थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल से, है ना। तो वो चीज है। तो जो ये मैग्नेटिक रेडिएशन रेडिएट करेगा, तो अगर एनर्जी ये रेडिएट करेगा, रेडिएट मतलब कुछ करेगा, तो एनर्जी कम हो जानी चाहिए थी इलेक्ट्रॉन की, लेकिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम नहीं होती है। यही कहता है नील बोर कि कम नहीं होती। सवाल उठता है कि क्यों नहीं कम होती है? तो बोर का कहना था कि इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है फिलहाल, बट एनर्जी कम नहीं होती है, ये बात पक्का है ना, तभी स्टेबल है। अब क्यों नहीं होती है कम? इसका मतलब इसको कहीं से एनर्जी मिलता होगा। तो बोर ने बोला बिल्कुल मिलता होगा। कहां से मिलता होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मिलता होगा एनर्जी। तो बोर्ड की ये सारी बातें आगे चलकर सही हुई। फिलहाल जो बोर्ड ने पोस्टुलेट दिया था, उसने कहा कि फिक्स स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं। स्टेशनरी का मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है। स्टेशनरी वर्ड यूज हो रहा है किसके लिए? कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो फिक्स है, फिक्स एनर्जी, कांस्टेंट एनर्जी है। तो कांस्टेंट के लिए स्टेशनरी वर्ड यूज हो रहा है, वेट, है ना। हाँ, वेव में जब हम स्टेशनरी सर कांस्टेंट की बात करते हैं, एनर्जी की। हाँ बोलो सर। वो जो एसपीडीएफ सेल बोलते हैं, मतलब वो आगे आएगा इसी चक्कर में आएगा। यही है क्या वो? नहीं, ये अभी नहीं है, अब ये आगे आएगा, है ना। वैसे एसपीडीएफ सेल वाला ही वो चीज है ना, एसपीडीएफ नहीं है। जो प्रिंसिपल एसपीडीएफ अलग अलग क्वांटम नंबर पढ़ोगे अभी थोड़ी देर के बाद, अगली क्लास में पढ़ोगे। नेक्स्ट क्लास में क्वांटम नंबर आ जाएगा। अभी हमने जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा था, वहां से और भी क्वांटम नंबर आएंगे, तो एसपीडीएफ के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। वो अभी नेक्स्ट क्लास तक में आ जाएगा आपका, है ना। सर जैसे मतलब फिक्स जो ऑर्बिट फिक्स रहता है इसका, तो उस पर जो इतना इलेक्ट्रॉन घूमता है,
तो वही तो हम हाँ लोग बोल सकते हैं, एक को एस बोलेंगे, एक को पी बोलेंगे। नहीं बेटा, मैंने जब आएगा तब समझना, अभी वो अलग चीज है। ओके सर। एक या दो क्लास के बाद आ जाएगा तो उसके बाद फिर पढ़ेंगे, है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, रीच देयर ऑल्सो, है ना। नंबर पे आएंगे, वो क्वांटम नंबर से रिलेटेड होता है, तो क्वांटम नंबर की थ्योरी जब पढ़ोगे तब आप समझ में आएगा, है ना। तो वो चीज आप पढ़ेंगे। चलिए देखिए, ओके। तो यहाँ बोलते हैं ना के एल एम सेल, के सेल, एल सेल, एम सेल, याद आ रहा है। और ये सर वही वही। हाँ, एसपीडीएफ अलग चीज है, एसपीडीएफ आगे हाँ चल के आएगा। यस सर। ये जो ऑर्बिट है वो के एल एम है, एसपीडीएफ नहीं है। हाँ एक्चुअली सर एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है उसमें। तो वो आगे आएगा उसमें, है हाँ ना। यस सर। तो वो चीज है, KLMN सेल। के एल एम एन वाला है जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना। वो चीज है। चलो सर देखो, गलती बोल रहे थे। कोई बात नहीं बेटा, है ना, अभी आपने पढ़ा ही नहीं है तो आप गलत बोलोगे ही, है ना। चलिए, तो ये बात समझ गया स्टेशनरी। दूसरा पॉइंट क्या कहता था? दूसरा पॉइंट जो था, दैट वाज द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ द बोर्ड वाज द बोर्ड कंजर्वेशन क्वांटाइजेशन रूल। ऑफ फोर्स, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सॉरी नॉट कंजर्वेशन, इट्स द मोमेंटम, है ना। तो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में क्या कहता था कि जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, यानी कि वही ऑर्बिट पॉसिबल है जिस ऑर्बिट में इंटीग्रल एंगुलर मोमेंटम मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, है ना। तो यानी कि हम उसी पॉइंट से शुरू करते हैं, सेकंड पॉइंट से, क्वांटाइजेशन मोमेंटम, नॉट कंजर्वेशन, इट इज क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसमें आपने क्या पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में? कि एंगुलर मोमेंटम दैट इज एम वी आर, m mass of electron, v velocity speed of electron, and r of the electron, radius of मतलब path of electron, not electron, radius of the orbit, radius of orbit is r. So this is angular momentum, angular momentum that is mvr equal to integral multiple of h upon h 2 बाय pi, 2 पाई। है ना, h upon 2 pi, where n belongs to, है ना, ऑर्बिट पॉजिटिव नंबर। इंटीग्रल। हाँ, n belongs पॉजिटिव इंटीजर एंड दैट इज ऑर्बिट नंबर, है ना, के एल एम एन वाला जो होता है। सो बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर एंड n इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, चलिए इसको लिख लीजिए। लिख लिए। ओके, ओके, स्पेलिंग है सही कर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना। नोटेड डाउन। तो यहां से आपका रिलेशन मिल जाएगा, यानी कि nth ऑर्बिट है, तो nth ऑर्बिट का अगर मैं कहूं लेट वी एन कह दूं, नाम क्या रख दूं, वी एन, वी एन इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड इट गिव्स ऑर्बिट नंबर, इट गिव्स द पॉसिबल ऑर्बिट या सेल नंबर कह सकते हो,
number of electrons, है ना? It gives the possible orbit number of electrons. So if the speed of the electron in nth orbit, and Rn क्या कह दें? Rn is equal to radius of nth orbit. Radius of nth orbit. Then हम इसी इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? nth ऑर्बिट के लिए लिख सकते हैं m इंटू m हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अंडरस्टूड रखिए m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इंटू Vn इंटू Rn, V सबस्क्रिप्ट n R सबस्क्रिप्ट n. Vn कहने का क्या मतलब है? Vn कहने का मतलब कि स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, एंड Rn का मतलब रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट, है ना? दैट विल बी इक्वल टू n h अपॉन 2 पाई. अब हम लोग इस तरह से इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, m Vn Rn इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई. इक्वेशन को समझा? प्लीज नोट इट डाउन. नोट कर लो बेटा. हो गया? सर एक मिनट। हाँ लिख लो. अब अगले पॉइंट पे आते हैं. हो गया सर। ओके. अब बोर्स का थर्ड पोस्टुलेट, ये वाला पोस्टुलेट आपको क्लियर है. अब थर्ड पोस्टुलेट पे आते हैं. थर्ड पोस्टुलेट कहता है एनर्जी ऑफ, ये तो हमने पढ़ा है स्टेशनरी क्यों कहते हैं, क्योंकि फिक्स एनर्जी होता है. द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट इज फिक्स्ड, है ना, इज कांस्टेंट. ये बात कहता है. और क्या बताता है कि अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा किसी एक ऑर्बिट दूसरे ऑर्बिट में, है ना, तो या एनर्जी वो लेगा या एनर्जी देगा. समझे? तो पहले मैं 5 पॉइंट में लिखाऊंगा टोटल, ठीक है? पहले इस पॉइंट को अलग से लिख लो. हाँ. द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट. कितना होता है ये कैलकुलेशन करेंगे, है ना? एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बोर्स थ्योरी लिखने के बाद करेंगे कैलकुलेशन, नहीं तो बहुत लंबा खिंचा जाएगा थ्योरी में राइट अप. तो कैलकुलेशन लास्ट में करेंगे, पहले पॉइंट लिख लेते हैं. एक सेकंड बेटा. देखिए, so energy of an electron is constant when it revolves around the nucleus in fixed circular orbits. ब्रैकेट में लिख लो, hence they are called stationary orbits. स्टेशनरी ऑर्बिट्स और पीरियड्स कह सकते हैं, है ना? स्टेशनरी ऑर्बिट्स और पीरियड्स, hence they are called stationary orbits. So the energy of an electron is constant when it revolves around the nucleus in fixed orbits. अब देखो, एनर्जी कांस्टेंट होता है
अब जैसे कि मान लो ये न्यूक्लियस हो गया है ना, थोड़ा आता हूँ, एक पॉइंट और लिखूंगा उसमें। ये न्यूक्लियस हो गया पॉजिटिव जेड इंटू ई। अब ये ऑर्बिट हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया। फर्स्ट ऑर्बिट का नाम क्या है, के सेल, है ना, के सेल नाम दिया गया है। अगला हो गया दैट इज एल सेल, सेकेंड ऑर्बिट का जो नाम दिया गया है दैट इज एल सेल। उसी तरह से आपका आगे चलता रहेगा थर्ड ऑर्बिट, है ना। तो थर्ड ऑर्बिट है यानी कि n इक्वल टू 3, यहाँ पे n इक्वल टू 2, ये के लिए क्या हो गया n इक्वल टू 1। तो थर्ड ऑर्बिट जो है m सेल है, के एल एम एन ऐसे बढ़ता जाता है ना, तो वो चीज है। तो यहाँ आप क्या देखेंगे, ये ऑर्बिट्स है, इसमें जो एनर्जी होगा फिक्स होगा, इसका भी एनर्जी फिक्स होगा, इसका भी एनर्जी फिक्स होगा, है ना। अब एक बात सुनो, रखना है आपको, ऑर्बिट न्यूक्लियस के जितना पास होगा, अभी हम आगे प्रूफ भी करेंगे उसको, लेकिन प्रूफ करते समय एक फॉर्मूला ऐसा होगा जो कि आपको याद रखना है ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं 11th में 12th में, तो वहां ही आप पढ़ेंगे, है ना। या फिर आप इधर आओगे तो मैं अगर सिलेबस मैं जल्दी पहले बता दिया करूंगा, है ना, लेकिन फिलहाल आप नहीं पढ़ेंगे, फॉर्मूले को याद रखना है। ग्रेविटेशन के समय भी आपको फॉर्मूला समझ में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल नहीं करना है, उसको नहीं करना है ना, उसको प्रूफ करने में ही लगेगा आपको, क्योंकि वहां तक पहुंचोगे तभी कर पाओगे। इसलिए फिलहाल एक फॉर्मूला आपको याद करना होगा जब हम डेरिवेशन। यहाँ देखो जो मैं क्या बोल रहा हूँ, आइए मेरे पॉइंट पे ध्यान दीजिए। पहले तो ये पॉइंट समझ एनर्जी फिक्स होता है। दूसरा पॉइंट इसी में क्या है कि ऑर्बिट जितना क्लोज होगा किसके, न्यूक्लियस के, उसकी एनर्जी, है ना। द ऑर्बिट क्लोजर टू द न्यूक्लियस लेस विल बी द एनर्जी, यानी कि दूर वाले की एनर्जी क्या होगी, दूर वाले की एनर्जी बहुत सबसे ज्यादा एनर्जी कब होगी, जब इन्फिनिटी पे होगा ऑर्बिट, है ना, इन्फिनिटी पे। और पास वाले ओके, की कम होगी। पास वाले का कम, यानी कि दो जिससे तो छोटा। न्यूक्लियस से दूर जाते, जितना ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर जाएगा। हाँ बेटा, तो वही बढ़ते बात मैं रहेंगे। बोल रहा हूँ, इसमें स्टेटमेंट को इधर से उधर मत घुमाओ, सीधा सा बस दिमाग में बैठा लो कि न्यूक्लियस के जितना क्लोज होगा ऑर्बिट, एनर्जी उतनी कम होगी, ठीक। यस। यानी कि n की वैल्यू जितनी कम होगी, एनर्जी उतनी कम होगी। n इक्वल टू 1 की एनर्जी सबसे कम होगी, n इक्वल टू 2 की उससे ज्यादा होगी, n इक्वल टू 3 की उससे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इनफाइनाइट ऑर्बिट पॉसिबल होते हैं, है ना, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, वो चीज है, समझे। इनफाइनाइट एनर्जी का मतलब है कि हमने इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो बाहर निकाल दिया तो उसकी एनर्जी सबसे कम हो गई, मतलब सबसे ज्यादा हो गई, सॉरी, ज्यादा होगी। हाँ सबसे ज्यादा हो गई, सबसे दूर हो गया ना, आयोनाइज का मतलब बाहर निकल गया एटम से, तो वो चीज है। तो यानी कि एनर्जी विल बी, द एनर्जी इज मिनिमम फॉर ऑर्बिट विच इज क्लोजेस्ट टू द nucleus and it is maximum which is away from the farthest from the nucleus, है ना। इस बात को भी यहां लिख लो, द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट increases as its radius increases, that as move away from the nucleus, from the nucleus. Is that clear beta? So energy of the orbit increases as we move away from the nucleus, that is as the radius of the orbit increases, है ना। नोट कर लो इस पॉइंट को मेरा बेटा, जल्दी से नोट कर लो। हो गया, एक मिनट। हाँ इस पॉइंट को जल्दी से नोट करो।
मयंक, सचिन, सही से कर लो बेटा प्रिपेयर, है ना। बोर्ड्स मॉडल भी कंप्लीट हो जाएगा, फिजिक्स में भी आता है, हिस्ट्री में भी आता है ना। तो ये सब ऐसे टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि दो दो सब्जेक्ट में होता है। मान लो अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में बोर्ड्स मॉडल से क्वेश्चन एक छोटी सी थ्योरी से आपके 2 क्वेश्चन बन जाए, है ना। लक की बात है, तो अच्छे से पढ़ो। कंप्लीटेड? यस सर। ओके। तो फिजिक्स की क्लास 4 बजे है? हाँ वो 4 बजे है, ओके। वो देख लूंगा 4 है या 6, 6:30 है, देखना पड़ेगा 6 बजे या 4 बजे, वो मुझे देखना पड़ेगा। रूटीन जितने बजे होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, है ना। अभी मैंने रूटीन चेक नहीं किया उनका, आपके क्लास के बाद चेक करूंगा रूटीन। आओ देखो, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, जरा सोचो, ज्यादा एनर्जी फर्स्ट की कि सेकंड की? क्या चीज सर? क्या सर, आवाज सुनाई नहीं। ठीक है, आवाज सुनो, ध्यान से सुनो, और यहाँ फोकस करो, इधर उधर मत देखो, है ना। पूरा फोकस इधर रखो। ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, फर्स्ट ऑर्बिट की कि सेकंड ऑर्बिट की? तो सेकंड की हो। सेकेंड ऑर्बिट के। हाँ, और माइक, हाँ माइक ऑफ रखिएगा, ठीक है। जब पूछूं तभी जवाब देना है ना। चलो, इसका मतलब है कि सेकंड ऑर्बिट का ज्यादा एनर्जी है, तो मतलब फर्स्ट से सेकंड में जाने के लिए एनर्जी क्या होगा, एनर्जी लूज करेगा या गेन देना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा, मतलब एनर्जी देना पड़ेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाएगी ना, तो वो तो फर्स्ट से भी नीचे आने की सोचेगा, न्यूक्लियस में चला जाएगा फिर, है ना। फिर तो न्यूक्लियस में चला जाएगा, न्यूक्लियस में जाता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर नाम का एक चीज होता है, आप रेडियो एक्टिविटी में पढ़ेंगे, है ना, 12th क्लास में मॉडर्न फिजिक्स में, वो चीज है, ओके। उसका अलग फिनोमिना है, वो न्यूक्लियस में चला जाएगा अगर एनर्जी कम हो गई तो। यहाँ पे बेसिकली क्या है, फर्स्ट से सेकंड में या फर्स्ट से थर्ड में या सेकंड से थर्ड में जाने के लिए देना पड़ेगा, यानी कि लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को गेन द एनर्जी, है ना, देन ओनली इट विल गो, है ना। और अगर मान लो सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आना चाह रहा है इलेक्ट्रॉन, तो लूज करेगा। लूज करेगा, एनर्जी लूज करेगा। हाँ एनर्जी लूज करेगा। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, जो एनर्जी ये लूज करेगा वो कहां से लूज करेगा, कैसे लूज करेगा, तो इट विल लूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अ फोटोन। कैसे लूज करेगा, इन द फॉर्म ऑफ अ फोटोन। अब ये जो फोटोन है, जो फोटोन लूज फोटोन के टर्म में एनर्जी लूज करेगा, उस फोटोन की एनर्जी कितनी, दैट एनर्जी विल बी इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्बिट, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्बिट। अगर थर्ड फर्स्ट में आता है तो क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, हायर माइनस लोअर। और अगर फर्स्ट से थर्ड में जाता है तो कितना देना पड़ेगा, एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, यानी कि उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। ये बात क्लियर है कि लोअर से हायर ऑर्बिट में भेजने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा। और हायर से प्रोवाइड कैसे करेंगे, तो प्रोवाइड विद द हेल्प ऑफ फोटोन करेंगे। लाइट जाके स्ट्राइक किया, मान लो जाकर एक फोटोन इसको स्ट्राइक किया इलेक्ट्रॉन, तो जैसे इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किया फोटोन जा करके, तो फोटोन को एक्स्ट्रा एनर्जी मिली। अगर वो एनर्जी फर्स्ट सेकंड ऑर्बिट के बीच का जो एनर्जी गैप है उसके बराबर है, फर्स्ट और सेकंड के बीच का जो गैप है उसके बराबर है, तो ये जंप कर जाएगा इसमें, समझा। फर्स्ट और थर्ड के बराबर है तो थर्ड में जंप कर जाएगा। अब इस पे बहुत सारी चर्चा हम लोग करेंगे, पूरा की क्लास और अगली क्लास इसी पे चलने वाली है ना, एनर्जी चेंज पे, समझा बेटा। तो इस पे हम लोग बातें करेंगे।
यानी कि आप याद रखिए कि एनर्जी हमें देना होगा, है ना। अगर लोअर से हायर ऑर्बिट में जाना चाहता है इलेक्ट्रॉन को लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में ले जाना चाहते हैं हम, तो उसे हमें एनर्जी देना होगा। और अगर हायर से लोअर ऑर्बिट में जंप करते तो उससे एनर्जी रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। देंगे भी फोटोन के हेल्प से, और जो एनर्जी रिलीज होगा वो भी फोटोन के ही फॉर्म में होगा। चलो ठीक है, तो ये बात आप समझते हैं, तो इसी बात में लिख लेते हैं। ओके, इसी बात को पॉइंट में लिख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट लिखिए। हाँ, फोटोन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज कैसे होगी? इलेक्ट्रॉन के पास फोटोन थोड़ी ना होता है। होता है बेटा, ये आपको किसने बोल दिया कि नहीं होता है? फोटोन है क्या, पहले ये बोलो। लाइट के पार्टिकल्स। पार्टिकल एक्चुअली में क्या है? वो एनर्जी है, बंडल ऑफ लाइट। इट इज अ बंडल ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी। पैकेट लिखा था ना, पैकेट ऑफ एनर्जी बताया था ना। अरे भाई, फोटोन है क्या? एनर्जी ही तो है। याद नहीं आ रहा है? मैंने बोला था कि क्वांटाइजेशन में इट इज एक्टिंग लाइक अ पैकेट ऑफ एनर्जी, है ना। वो अपना पूरा का पूरा एनर्जी स्ट्राइक करता है। तो पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट मतलब है क्या? पैकेट ऑफ एनर्जी बोलो, एनर्जी तो हुआ। अब ये बताओ, आटे का जो पैकेट होगा क्या होगा? आटा ही है। तो एनर्जी के पैकेट में क्या होगा? एनर्जी होगा। एनर्जी के पैकेट में आटा कैसे होगा? बेटा, आटे के पैकेट में आटा होगा, एनर्जी के पैकेट में क्या होगा? एनर्जी। एनर्जी होगा, है ना, आटा नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली फोटोन है क्या? एक्चुअली एनर्जी है। कितनी एनर्जी है उसके पास एनर्जी कितनी है? HF, है ना, वेयर F इज द फ्रीक्वेंसी। समझा? ये बताओ सुजल, फोटोन के बाद समझ में आया, पार्टिकल ऑफ लाइट है, लेकिन वो है क्या? एनर्जी है। एनर्जी, पार्टिकल ऑफ एनर्जी का है वो। पार्टिकल का मतलब ये नहीं कि कोई सैंड पार्टिकल या कंकर, बालू, ईटा, पत्थर, गिट्टी जैसा नहीं है, समझे? वो चीज नहीं है। आर यू गेटिंग दैट? टैल्कम पाउडर पार्टिकल नहीं है वो है क्या? पार्टिकल ऑफ एनर्जी का ही। आपको क्या पढ़ाया है? आइंस्टीन ने क्या बताया? इक्वल टू mc²। आप क्या है, मैं क्या हूं? एनर्जी है। एवरीथिंग इज एनर्जी। वी आर वेव, वी आर मेड ऑफ वेव, वी आर कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। बोलिए, है ना सुजल? मेरे अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी है, अगर मेरे पूरे एनर्जी को अगर आप एक्सप्लॉइट कर दो, है ना, तो शायद ये सोलर सिस्टम पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना। मेरे अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी है, बॉडी को पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट कर दो तो सूरज में, सन में ब्लास्ट हो जाएगा। इवन सन विल गेट ब्लास्टेड, है ना। पूरा सोलर सिस्टम ब्लास्ट कर जाएगा, इतनी एनर्जी है मेरे अंदर। पता है आपको? आपके अंदर भी है, सिर्फ मेरे अंदर नहीं है। तो आप कहोगे सर तो फेंकते हैं। सर फेंक नहीं रहे, इक्वल टू mc² से जोड़ के देखिए कितनी एनर्जी है। अगर इतना ना सही चलो, सोलर सिस्टम नहीं ब्लास्ट होगा, तो कम से कम मेरे शरीर में इतनी एनर्जी है कि मैं 100 साल से ज्यादा पूरे अर्थ को इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे तक कॉन्टिन्यूअस दे सकता हूं, है ना। कॉन्टिन्यूअस मैं एनर्जी दे सकता हूं, इलेक्ट्रिसिटी। चाहे कोई इंडस्ट्री कह लो, ट्रेन कह लो, जो घर में कह लो, मैं साल भर तो कम से कम एनर्जी 100 साल, 2 साल, 4 साल तो दे ही सकता हूँ, है ना। जोड़ लो। मेरी मास क्या है? हाँ बोलो बेटा। एटॉमिक बॉम्ब में भी यही यूज होता है ना? फिर क्या हाइड्रोजन का एटम को एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं? हाँ, एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। मेरा मास मान लो 75 kg है। 75 kg इंटू c², 3 इंटू 10 का पावर 8 का होल स्क्वायर, तो 75 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 16 जूल। इतनी एनर्जी मैं रिलीज करूंगा, बहुत है। चलो कम से कम जरूर मिल जाएगा एनर्जी 10-20 साल तक, है ना। कम नहीं है फिर भी, समझ रहे हो? हाँ, यस सर। इट्स अ वेरी हाई एनर्जी। 75 इंटू, यानी कि आप देख लेंगे बहुत ज्यादा हो जाएगा। 10 टू द पावर 16 है, कितना यूनिट एनर्जी हो जाएगा। एक यूनिट में क्या होता है? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6,
यानी कि ये आपको नियरली कितना हो जा रहा है भाई, जरा देखो तो इसको। 75 इंटू 9, 75 है ना, तो 9 से 75 हो जाता है। हाँ 9 से मल्टीप्लाई 675 into 10 to the power 6 5, और ये कितना हो गया 5 हो गया, 675 और 4 63 एंड 4 67, 75 सर। तो 6.75 इंटू 10 टू द पावर 18 जूल, डिवाइड कर दो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, तो ये यूनिट ऑफ एनर्जी जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो लगभग आप देख लेंगे तो ऑलमोस्ट 2 इंटू 10 टू द पावर 12 यूनिट आएगा, किलोवाट आवर। 2 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोवाट आवर। आपके घर में कितना यूज होता है, चलो 200 किलोवाट आवर हो जाता है। अगर 200 यूनिट यूज हो जा रहा है आप एक महीने में, तो मैं आपके घर में कम से कम 10 टू द पावर 10 मंथ के लिए एनर्जी दे सकता हूं आपके एक घर को, है ना। चलो दिल्ली में कितने लोग हैं, दिल्ली में मान लिया 1 करोड़ घर है, 1 करोड़ घर तो नहीं होगा भाई, 1 करोड़ लोग हैं, 2 करोड़ 2 करोड़ लोग हैं, तो 1 करोड़ घर तो नहीं होगा, है ना। चलो 1 करोड़ घर है मान लेते हैं, मतलब 10 टू दी पावर 7, 10 टू दी पावर 7 से डिवाइड कर दो, तो 10 टू दी पावर 7 से डिवाइड कर दिए तो भी 1000 महीने, 1000 महीने का मतलब आप समझ रहे हैं कितने साल हो गया, हाँ लगभग 100 साल तो मान ही लो, 90 साल। मतलब 90 to 95 आप मुझे मार करके मेरे बॉडी को पूरी तरह से अगर एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, तो मैं शायद दिल्ली में आज जितने लोग हैं उनको 100 साल तक मैं बिजली प्रोवाइड कर सकता हूं। कितना फायदा हो जाएगा। पॉसिबल है क्या? हाँ मतलब आदमी से ऐसा पॉसिबल है? अगर आप कन्वर्ट कर पाए तो पॉसिबल है। अब आप तुम कन्वर्ट कर भी दो तो सोचो, अगर मैं 100 साल तक कंज्यूम करने वाले एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता हूं तो ये कितना ज्यादा एनर्जी है। अगर मुझे कन्वर्ट करके इतना एनर्जी प्रोड्यूस कर भी लिया तो इसको स्टोर कहां करोगे, हाँ क्या होगा। सर एकदम से इतनी एनर्जी बनेगा तो फटी जाएगी पूरी दिल्ली, पूरी दिल्ली इंडिया फट जाएगी। हाँ पूरी दिल्ली कम से कम फटी जाएगी, यानी कि मैं अकेले पूरी दिल्ली को फाड़ सकता हूँ, है ना। तो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से दैट वी आर Einstein's theory of relativity and energy mass equivalence, we all are condensed form of energy and we have a lot of energy। तो 75 किलो का एक आदमी इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। 75 किलो अगर मेरे अंदर है तो वो है किस चीज का, एटम्स का ही तो है। कुछ भी बना है तो एटम से शरीर, यस सर है ना। तो वो सोच लो भाई कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है ना। तो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इक्वल टू mc स्क्वायर से आपने देखा लॉट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन अ बॉडी, है ना, वही चीज है। तो हम उसी की बात कर रहे हैं बेटा कि एनर्जी तो बहुत, तो एटम के इलेक्ट्रॉन के पास भी एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन के पास पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी है। कहां से आता है वो अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, बस 2 पॉइंट लिखने का देखेंगे। तो एनर्जी जहां से भी आता है, अगर वो हायर ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी लूज करेगा, तो एनर्जी लूज करेगा तो वही एनर्जी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनके फोटोन बनके रिलीज होगा। समझ में आया, बोलो। ये बात गया दिमाग में कुछ? यस सर थोड़ा सा आ गया। हाँ थोड़ा सा आया ना, बस वही आगे चल के समझ जाओगे जैसे हम लोग डिस्कशन करेंगे तो अगले क्लास तक में सब क्लियर हो जाएगा। उसी तरह से आप अगर लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में ले जाना चाहते हैं तो एनर्जी देना होगा। वो एनर्जी देंगे भी कैसे, वो एनर्जी देंगे भी हम फोटोन के हेल्प से, है ना, ठीक है, वो चीज है। तो यहां पर आइए पॉइंट लिखते हैं, लेट अस राइट डाउन द पॉइंट नाउ, 4th, है ना। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन jumps from a higher orbit का orbit with more energy to a lower orbit, it releases energy in the form of photon
form of a photon whose energy is equal to energy difference between the two orbits. है ना? When an electron jumps from a higher orbit to a lower orbit, it releases energy in the form of a photon whose energy is equal to energy difference between the two orbits. है ना? ये बात समझ गए? तो फोटोन की एनर्जी क्या होगा? एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगी. फोटोन की एनर्जी क्या हो जाती है? Therefore, energy of photon released. Therefore, energy of photon released. अगर एनर्जी ऑफ फोटोन रिलीज की बात कर रहे हैं तो दैट विल बी इक्वल टू HF, है ना? या कह सकते हो SC बाई लेमडा. लेकिन बराबर किसके होगा? ये किसके बराबर होगा? एनर्जी डिफरेंस के बराबर. एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू. मान लो E हायर माइनस E लोअर. H का मतलब हायर. E हायर माइनस E लोअर. ये चीज हायर एनर्जी लेवल एंड EL लोअर एनर्जी लेवल. E हायर माइनस E लोअर, है ना? इसका मतलब क्या है? E हायर. और ये क्या हो गया? ये हो गया E लोअर, है ना? E हायर माइनस E लोअर. हायर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल, उनके डिफरेंस बराबर एनर्जी रिलीज होगा. अब देखो एनर्जी रिलीज हो रहा है. अगर इस एनर्जी को एनर्जी रिलीज हुआ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगा. एंड हेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज रिलीज्ड, है ना? अब यही से आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है एक्सप्लेन किया है बोर्ड में. ये सारा हम लोग देखेंगे. पहले इसको आप बोर्ड पोस्टुलेट लिख लीजिए. एक और पार्ट बचा है इसका, है ना? यहां से एनर्जी रिलीज, जब इस एनर्जी को यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रहा है फोटोन के फॉर्म में. जब आप इसको स्क्रीन करेंगे, यहां बोलो एनर्जी रिलीज हुआ है या एब्जॉर्ब हुआ है? इमिट हुआ है या एब्जॉर्ब हुआ है? इमिट हुआ है. एनर्जी इमिट हुआ है. रिलीज मतलब इमिट हुआ है. तो इसको कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा. क्या कहते हैं? इमिशन स्पेक्ट्रा, है ना? तो वही चीज हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं. उसके बाद लास्ट पॉइंट लिखेंगे. नोट कर लो. ये रब कर रहा हूं. फोर्थ वाला मत. नहीं, फोर्थ वाला नहीं करूंगा बेटा. में ही पैरा चेंज करके लिख लीजिए. पॉइंट ये इमिशन तो मैं अलग से समझा रहा हूं. बोर्स पोस्टुलेट इतना ही है ना? वो तो उसका एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूं, है ना? व्हेन द एनर्जी, नोट में लिख लो, है ना? इसके बाद लास्ट पॉइंट लिखेंगे. व्हेन द एनर्जी रिलीज्ड बाय the electron is obtained as a spectrum on a screen, then it is called emission spectra. Spectrum, emission spectrum. When the energy released by the electron is obtained as a spectrum on a screen, then it is called emission spectrum, है ना?
ड्यूरिंग एटॉमिक ट्रांजिशन, ड्यूरिंग, एक्सप्लेन कर लो, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट। सर वो ड्यूरिंग है ना? हाँ कहा, हाँ ड्यूरिंग, हाँ डी यू आर, हाँ नहीं ड्यू टू लिख लो या ड्यू टू या ड्यूरिंग लिख लो। वो ड्यूरिंग बोला था, लिखना भूल गया। ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। अब लास्ट पॉइंट लिखेंगे, नोट में पहले इसको लिख लो। देन फिफ्थ पोस्टुलेट, 4 ही है वैसे तो मैंने चौथे में 2 पार्ट में तोड़ दिया है। मैंने फोर्थ पोस्टुलेट को 2 पार्ट में तोड़ दिया है ताकि आराम से आप समझ सके, नहीं हो जाता है। चलो इसको नोट यहां तक, है ना? ओह, ये सब अच्छे से पढ़ ले, तो जब फिजिक्स में पढ़ाऊंगा ना 12th में तो टाइम नहीं लगेगा। सर हाँ वो जो जब जंप करता है ऊपर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, तो एनर्जी फोटोन के उसमें फोटोन के फॉर्म में रिलीज करता है। तो फोटोन क्या होता है? वो जो रिलीज होता है दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेता है क्या? बेटा वो फोटोन बाहर, वही तो फोटोन आपने बाहर निकल गया ना, तो उसी को तो वही लाइट की तरह आ रहा है, जैसे ट्यूबलाइट लाइट आ रहा है। क्यों आ रहा है? आप जब बल्ब जलाते हैं या ट्यूबलाइट जलाते हैं, लाइट बाहर आ रहा है, क्यों आ रहा है? इलेक्ट्रॉन एमिशन के कारण। इलेक्ट्रॉन इमिशन नहीं हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है। फोटोन इमिशन। फोटोन, फोटोन क्यों इमिट हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप कर रहा होगा, यस, यानी कि आपका इमिशन स्पेक्ट्रम आ रहा है, समझे? अच्छा वो इमिट करे इसी कारण लाइट आ रहा है। हाँ तो वो इमिट कर दिया ना बेटा, तो बाहर गया ना वो लाइट, यस सर। है ना? आपके ऊपर पड़ रहा है, किताब पे पड़ रहा है, कॉपी पे पड़ रहा है, बोर्ड पे पड़ रहा है, तभी तो हम लोग देख रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो लाइट के आने का रीजन ही यही है। लाइट क्यों प्रोड्यूस होता है? आप बल्ब जलाते हैं, लाइट आ जाता है, क्यों आ जाता है? कभी सोचा है? यही देखो, यही हो रहा है वहां पर। परसों ही पापा पूछे थे। हाँ अब बता देना कि पापा हर एक एटम का, हर एक मेटेरियल का एक इमिशन स्पेक्ट्रम होता है। तो बल्ब में जो गैस होता है उसके इमिशन स्पेक्ट्रम से लाइट इमिट होता है। हाँ बोलो बेटा, क्या पूछ रहे हो? तो ट्यूबलाइट ऐसे, बल्ब तो वैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से। हाँ तो हीटिंग में भी क्या हो रहा है? हीटिंग में भी दे रहे हैं। आपने एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन जंप किया हायर ऑर्बिट में, फिर जब हायर से लोअर ऑर्बिट में वापस करता है ना? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा आपने एनर्जी दिया, हीट किया तो जो फिलामेंट जिस मटेरियल का बना है उस मटेरियल का इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, समझा बेटा? हमने एनर्जी दिया ना, इलेक्ट्रिसिटी से क्या कर रहे हैं? लेकिन हीटिंग इफेक्ट Energy ऑफ करंट से ही तो काम करता है सिंपल। जब उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो वो ग्लो कर जाता है बस। ग्लो क्यों? रेसिस्टेंस के कारण तो नहीं ग्लो कर रहा है। पहले अगला पॉइंट आप समझ पाओगे, अगला पॉइंट आपने पढ़ा नहीं है, कैसे समझ जाओगे, है ना? चलो बेटा, लाइट क्यों आया? किसी चीज में जला देंगे, आग से लाइट क्यों निकलता है? आग से लाइट क्यों निकलता है? बोलो। वही हीट एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में निकलती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? लाइट के फॉर्म में। लाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? फोटोन है। फोटोन कहां से आया? फोटोन कहां से आया? सवाल ये है। इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी रिलीज किया तो फोटोन, इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी रिलीज किया, अपने आप कहां से आ गया फोटोन? तो यही फिनोमेना हो रहा है ना?
समझा? यस बोलो। फिनोमिना तो यही हो रहा है, मैंने माचिस जला, ठीक है, आप बोलेंगे बारूद है, वहां पे बारूद है, जला है ना? तो जो बारूद से बना हुआ है उससे जला है, तो वो जला है ना, और जलने के बाद लाइट क्यों प्रोड्यूस किया, है ना? तो हर एक जगह एनर्जी का खेल ही यही है। हाँ, आ जाओ, ये पॉइंट लिख लिए हो? अब मैं पांचवा Yes, sir. पॉइंट इसी में मैं चेंज करके लिख, सर मतलब जो लाइट बल्ब रहता है उसमें मतलब हीट होने का मेन रीजन है वो रेसिस्टेंस, और जो ग्लो करने का मेन रीजन है फोटोन जब एमिट हो रहा है हाँ, उसी के कारण। ग्लो करने का मेन रीजन है इमिशन स्पेक्ट्रम। हीट इसलिए करता है क्योंकि उसका रेसिस्टेंस ज्यादा है टंगस्टन मेटल का। नहीं नहीं, हीट इसलिए करते हैं कि वो आपको से हायर ऑर्बिट में चला जाए, हायर में जाएगा तब तो लोअर में जंप करेगा, हाँ सर। जब हायर में जाएगा ही नहीं तो लोअर में जंप क्यों करेगा, हाँ है ना? अब भाई मान लो एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो जब हम वहां से इलेक्ट्रॉन को हीट करके दूसरे ऑर्बिट भेजेंगे तब ना वहां जगह खाली होगा, यस हाँ सर। सर, खाली और जब होगा. जगह खाली होगा तब तो दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे जंप करेगा लोअर ऑर्बिट नीचे में। जंप मारेगा, हाँ सर, यस सर। जब जगह ही नहीं होगा तो जंप कहां से मारेगा, है ना? वो सारी बातें आएंगी, अभी पहले पढ़ो इसको, तो मतलब है ना? हीट होता है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप चला ऊपर कर जाता है हाँ जंप, लोअर से हायर। चाहे हम हीटिंग से करें या इलेक्ट्रिसिटी से करें या हम फोटोन के हेल्प से करें, जैसे भी करें, लेकिन हम करें, है ना? अगर हम लोअर से हायर ऑर्बिट में ले गए तो लोअर ऑर्बिट में वैकेंसी क्रिएट हो गया, उस वैकेंसी में जब फिर से हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा, एनर्जी, लाइट एनर्जी रिलीज होगा, समझा? ईएम यस वेव सर। रिलीज होगा। अब वो ईएम वेव अगर लाइट एनर्जी के वेवलेंथ का होगा तो दिखेगा, है ना? उससे कम भी हो मतलब सकता है, सर उससे ऊपर से नीचे का मतलब जो मूवमेंट क्रिएट होगा उसी कारण हम लोग का ये होता है, हाँ एनर्जी हाँ, रिलीज ऊपर होता मतलब है. हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट में जब जंप करता है तो लाइट इमिट होता ओके है सर. ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट होता है, वो जिस भी फ्रीक्वेंसी का हो, है ना? लाइट का भी हो सकता है, व्हाइट लाइट का भी हो सकता है, वो सारी चीजें अभी आप पढ़ेंगे, है ना? पांचवा पॉइंट देखो, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन और लोअर ऑर्बिट, मैं बदल दे रहा हूं, लोअर ऑर्बिट उल्टा कर दे रहे हैं, मैं ब्लू से लिखता हूं जहां जहां चेंज कर रहा हूं ताकि आपको दिखे कहां चेंज किया है, आप अलग से लिख लेना। लोअर ऑर्बिट टू अ हायर ऑर्बिट, टू अ हायर ऑर्बिट, ठीक है बेटा? व्हेन एन comes from a lower orbit to a higher orbit, it releases energy in the form of it absorbs energy. It absorbs energy from a photon, है ना? It absorbs energy from a photon whose energy is equal to, फोटोन की एनर्जी क्या होनी चाहिए? हुज किसके लिए यूज हो रहा है? हुज यूज हो रहा है फोटोन के लिए, फोटोन के लिए, है ना? हुज यूज हो रहा है फोटोन के लिए। हुज एनर्जी इज इक्वल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्बिट, यानी कि हायर माइनस लोअर, इतना एनर्जी, अब उस समय इतना एनर्जी दे रहे, रिलीज हो रहा था, अब इतना एनर्जी देंगे, तो एनर्जी ऑफ द फोटोन एब्जॉर्ब्ड, इस बार क्या हो जाएगा? एनर्जी ऑफ द फोटोन एब्जॉर्ब्ड, इस बार एब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब ये वाला रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गया, तो जो एब्जॉर्ब हो गया वो गायब हो जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन एक्सपेक्ट। दोनों अभी मैं समझाऊंगा, पहले लिख लो। एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एब्जॉर्ब्ड लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करने के लिए, टू जंप फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट, जंप फ्रॉम, लिखी लो डिटेल में, टू जंप फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट, ओके? फिर बेटा, व्हेन द एनर्जी रिलीज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज ऑब्टेन्ड एज ए स्पेक्ट्रम, नहीं, यहाँ पे अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम
के बाद देखना पड़ेगा, ये अलग चीज है, इसको मैं समझाता हूं, फिर से लिखेंगे, यहां समझ लो। फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम समझाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 मिनट, ये नोट कर लो। ये बात समझा, ये 5वां पॉइंट समझे। हाँ सर। लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को जंप कराने के लिए एनर्जी देना है ना, गेन एनर्जी करेगा। गेन करेगा, देना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा। कैसे करेगा, हम देंगे तभी तो करेगा, या कहीं से यस भी सर। दे। चाहे मान लो सन से ही लाइट आ रहा है, उसी लाइट का फोटोन को एब्जॉर्ब जंप कर गया, जंप करेगा तभी तो, यस है ना। सर, इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी लेगा और हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे। हम लोग प्रोवाइड करें या वो कहीं भी नेचर से प्रोवाइड हाँ। करेंगे, नेचर उसको Yes, sir. प्रोवाइड करेगा, है ना। नेचुरल सोर्स से या जैसे भी हो, या मैन मेड सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड करें तो वो जंप करेगा। जंप करते समय ये होगा, है ना। अब जैसे कि क्या होता है, हमारे पास एक हाइड्रोजन बल्ब है, हाइड्रोजन बल्ब है, कह लो कि ये एक हाइड्रोजन बल्ब है, लाइक दिस, है ना। यह हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस का चैम्बर है ना, एक चैम्बर ऑफ हाइड्रोजन गैस है, ऐसे मान लो, इसमें हाइड्रोजन गैस है। चलो बल्ब बल्ब छोड़िए, है ना, कोई प्रैक्टिकल नहीं है इसमें, है ना। ये तो बस ऐसे ही समझ लेना है, बना लो ऐसे, चैम्बर बना लो। इसमें मान लो हमने हाइड्रोजन गैस ले लिया, H2 गैस, तो H2 गैस में कौन सा एटम है ना। अब चैम्बर से लाइट पास कराएंगे, तो क्या बोले, कौन सा आइटम ना? बेटा मैं बोलूंगा तभी आपको पता चलेगा हाइड्रोजन कौन सा आइटम है। हाइड्रोजन गैस में कौन सा आइटम है, कार्बन का, हीलियम का, ऑक्सीजन का, कौन सा आइटम है। हाइड्रोजन का। वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसमें मेरा बताना पड़ेगा क्या। अच्छा सर, हम हाइड्रोजन तो का ही कुछ और होगा। बोल रहे थे, नहीं नहीं, मैं वही कह आवाज रहा रुक गया हूँ। था सर। हाँ वो होता है दिक्कत, क्या कर, है ना, मुझे भी उससे दिक्कत हो जाती है ना। ये आवाज ना रुके तो फिर हम लोग आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन कभी कभी आता है। तो बीच में अटक जाता है। हाँ आओ देखो, जैसे मान लो हाइड्रोजन गैस है, अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास करा रहा हूं, है ना, इंफ्रारेड, रेडियो वेव से लेकर अल्ट्रावायलेट तक सब है ना, अल्ट्रावायलेट, गामा रे, एक्सरे सब है, तो दिस इज ईएम रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में पास करा रहा हूं, समझे। तो ये हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा कि नहीं करेगा। सर कर लेगा। हाँ बेटा, यस सर। ये सर एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जब आपका इसके फोटोन जो जाके स्ट्राइक करेंगे, तो जब स्ट्राइक करेंगे हाइड्रोजन को, तो क्या होगा कि हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को जब स्ट्राइक करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, वो जंप करेगा लोअर अपना ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप कर लोअर जाएगा, ऑर्बिट से हायर जंप मारेगा। लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप कर जाएगा बाय टेकिंग द एनर्जी। तो जिस फोटोन को ये ले लिया हाइड्रोजन ने, वो फोटोन तो हट गया, है ना, तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो जब आपका ये लाइट हाइड्रोजन गैस से पास करके जाएगा, जब जाएगा और स्क्रीन पे आप ऑब्टेन करेंगे, स्क्रीन है, स्क्रीन पे जो ऑब्टेन करेंगे, तो जो स्पेक्ट्रम आएगा, स्पेक्ट्रम आएगा, कौन सा स्पेक्ट्रम कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा कि जो जो लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया होगा, जो जो वेवलेंथ या जो जो एब्जॉर्ब हो गया होगा, वो यहाँ स्क्रीन नहीं दिखेगा, समझ रहे हो। जो एब्जॉर्ब हो गया वो तो नहीं दिखेगा ना बेटा। नहीं सर। सर हाँ बोलो।
सर सारा ईएम रेडिएशन क्यों नहीं एब्जॉर्ब हुआ? सारा क्यों होगा? जो एनर्जी एनर्जी डिफरेंस जितना होगा उसी के मल्टीपल वाला ना एब्जॉर्ब होगा। सब क्यों होगा एब्जॉर्ब, है ना? क्या बताया था? एनर्जी फोटोन एब्जॉर्ब टू जंप फ्रॉम द लोअर टू हायर ऑर्बिट इक्वल टू HF, एंड HF विल बी H हायर माइनस H इन लोअर। तो हायर और लोअर ऑर्बिट के जितने कॉम्बिनेशन हैं उसी कॉम्बिनेशन वाले ही तो एब्जॉर्ब होंगे, है ना? आगे कैलकुलेशन करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि अलग अलग कुछ ही एब्जॉर्ब होते हैं। एक एब्जॉर्ब होगा, फिर बीच का नहीं होगा, फिर एब्जॉर्ब होगा, फिर बीच का नहीं होगा। वो तो कैलकुलेशन से दिखेगा ना। पर अभी ये बात तो समझ रहे हो ना कि जो एनर्जी गैप है उतना ही वाला एब्जॉर्ब होगा। बोलो, है ना? अब जैसे मैं एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। हाइड्रोजन के केस में क्या होता है, देखो। हाइड्रोजन के केस में सबसे लोएस्ट का होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका होता है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बोलो यहां से यहां जाएगा तो डिफरेंस कितना हो गया? -3.4 -13.6, इसका डिफरेंस कितना हो गया? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझा? जी सर, उतना ऑब्जर्व हो गया। हाँ, उतने का ही एब्जॉर्ब होगा। 10.3 वाला एब्जॉर्ब नहीं होगा, 10.1 वाला एब्जॉर्ब नहीं होगा। कौन एब्जॉर्ब होगा? 10.2 ही होगा। 10.2 तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला एब्जॉर्ब हुआ तो उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लो, कौन सी फ्रीक्वेंसी जाएगी, है ना? ओके। इस तरह से अगर मैं यहां से यहां जाना है, 1 से 3rd में जाना है, तो -1.5 प्लस 13.6, है ना? प्लस 13.6 कितना हो जाएगा? 12.1 सर। 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला एब्जॉर्ब होगा। यहां से देखेंगे तो यहां से 2nd से 3rd में अगर गया तो क्या होगा? -1.5 प्लस 3.4 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 1.5 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से यहां जाएगा तो देख रहे हो कुछ सेलेक्टिव एनर्जी वाले ही जो है वो एब्जॉर्ब होंगे। समझ रहे हो? यस तो सर जितना डिफरेंस होगा दोनों के बीच में हाँ, उतना ही जो होगा। डिफरेंस होगा। अब हर एक तो नहीं पॉसिबल है। आप कहेंगे कि ठीक है -10.4, अब मैक्सिमम क्या होगा? इन्फिनिटी वाले का 0, इन्फिनिटी वाले का 0 होगा। मतलब अगर आप -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो अगर आप +13.6 दे दें तो -13.6 प्लस 13.6 एनर्जी कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का? 0। जीरो सर। जीरो। जीरो का मतलब इन्फिनिटी पे चला जाएगा। इन्फिनिटी पे एनर्जी 0 होती है, मतलब तो वो आयोनाइज निकल हो ही जाएगा, जाएगा, मतलब वो निकल निकल ही जाएगा। हाँ, मतलब एमिशन हो प्रैक्टिकली जाएगा। कहने का मतलब है एटम से निकल जाएगा, है ना? आयोनाइज हो जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा H प्लस आयन। यानी कि हाइड्रोजन का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है, सॉरी आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सर्च कर लेंगे या बुक में देख लीजिएगा, मिल जाएगा, है ना? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। समझे? यानी कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए तो फर्स्ट ऑर्बिट से इन्फिनिटी मतलब आयोनाइज हो जाएगा। समझा? तो उसी के मल्टीपल में आएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। बोलो, समझा? कुछ गया दिमाग में? यस सर। थोड़ा बहुत हाँ, थोड़ा बहुत, बस वही जाना चाहिए। आगे फिर जाएगा जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो। ठीक है, अभी तो टॉपिक शुरू होता है ना। यस ये आप, ये बात गया कि नहीं गया? बोर्स मॉडल गया कि नहीं? ये थोड़ा बहुत गया या पूरा गया? ये पूरा बोर्स मॉडल की बात है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो अभी अगला टॉपिक आएगा तब वो जाएगा ना पूरा। ये तो मैंने बता दिया। जब इसने सुजल ने क्वेश्चन पूछा कि हर एक को क्यों नहीं एब्जॉर्ब करेगा, तो उसका मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो 13.6 ही होता है हाँ, 13.6 होता है हाइड्रोजन। एग्जैक्ट सर। हाँ, एग्जैक्ट होता है क्योंकि उसकी जो है फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 है। तो इन्फिनिटी पे ले जाने के लिए उसको 13.6 का एनर्जी देना होगा। बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहाँ से था, बाइंडिंग एनर्जी। ये सब क्या होता है सब इसमें जानेंगे। हाँ, चलिए यहां तक हो गया कंप्लीटेड। नोट कर लिया? यस तो सर। हाँ, स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा बता देते हैं। चलो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा बता देते हैं। आओ देखो,
हाँ, so we are talking about absorption spectrum. चलो नोट पॉइंट करो। जो लिखा है वही है ना? हाँ बेटा, नहीं 6th पॉइंट कोई नहीं, बस हो गया। नहीं 5th पॉइंट जो लिखवाए थे वही है ना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? नहीं 5th पॉइंट तो आपका वो है, एनर्जी जो है, जो लोअर से हायर में जाने के लिए एनर्जी देना पड़ता है ना, तो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी। हाँ 5th पॉइंट से रिलेटेड, यस सर वही। 5th पॉइंट से रिलेटेड है ना बेटा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट जो लास्ट पॉइंट हमने लिखा है उससे रिलेटेड है। जैसे मान लो कि ये रहा, ये सैंपल रहा, सैंपल ऑफ गैस। सपोज कर लो मैं हाइड्रोजन गैस ले रहा हूं फॉर एग्जांपल, तो हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आएगा। हर एक पार्टिकल या हर एक एलिमेंट का इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम उसका कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होता है, ये मैं पहले भी बोला हूं, है ना। मान लो कि यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ ईएम वेव है, ईएम रेडिएशन। तो ईएम रेडिएशन का जो सोर्स है उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास कर रहा है। अब बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज पास्ड, तो जैसे ही ये पास करेगा तो गैस एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, है ना, है ना। ग्राउंड मतलब स्टेट बता रहे हैं, ग्राउंड स्टेट, ये सब टर्म आ रही है। ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि जो उसका फर्स्ट ऑर्बिट उसमें है, ओरिजिनल ऑर्बिट में। एक्साइटेड का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में चला गया, एक्साइट हो गया, समझा। कहाँ चला गया? आउटर ऑर्बिट में? आउटर नहीं बेटा, हायर ऑर्बिट, हायर, हायर, ओके। हायर ऑर्बिट मतलब ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट, उसको एक्साइटेड कहते हैं। ज्यादा एनर्जी मिल जाएगा तो एक्साइटेड हो जाएगा ना। हाँ सर, है ना, तो एक्साइटेड जाएगा। तो जब यहां से गया, अब एक प्रिज्म रख दो, प्रिज्म क्या करेगा, डेविएट करेगा, डेविएशन करेगा। तो जब ये डेविएशन होगा यहां से, इसका डेविएशन हो जाएगा। तो डेविएशन के बाद आप क्या करेंगे, स्पेक्ट्रम एब्जॉर्ब करेंगे। दिन लगा। हाँ, इधर स्पेक्ट्रम एब्जॉर्ब होगा। तो ये एक आपका जो स्पेक्ट्रम यहाँ एब्जॉर्ब होगा ऑन द स्क्रीन, ये कैसा स्पेक्ट्रम होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, है ना। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्यों बनेगा, क्योंकि लाइट जो है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन था, हमने इसको गैस से पास कराया। तो गैस क्या कर रहा है, गैस went to, या atoms went to excited state when, कब, it absorbs some of the इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, समझा। तो जब ये एब्जॉर्ब कर लेता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो जिन जिन रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया है वो तो एब्जॉर्ब है, वो तो चले गए, गायब हो जाएंगे, है ना। सो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में सारे रेडिएशन दिखेंगे, वो नहीं दिखेंगे जिनको ये एब्जॉर्ब किया, समझ रहे हो। यस सर, वो सोर्स ऑफ जो ईएम रेडिएशन है वो मतलब व्हाइट लाइट है क्या? जरूरी नहीं कि व्हाइट लाइट हो, पूरा ईएम वेव का पूरा हो सकता है जो स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा है। अच्छा, अगर आप व्हाइट लाइट देंगे तो व्हाइट वाले में से ही जाएगा, है ना, समझा। हाँ सर,
यस सर। उसके हिसाब से होगा बेटा, है ना। आप व्हाइट लाइट यूज करेंगे तो व्हाइट के हिसाब से आंसर आएगा, समझा ना सर उसमें जो 7 कलर होता है उसके अकॉर्डिंग आएगा आंसर ना बेटा। हाँ, तो उसमें से कुछ कलर मिसिंग होंगे, कुछ कलर बीच बीच में डार्क हो जाएंगे, बीच बीच में डार्क लाइंस आ जाएगा, है ना। जो मतलब वो सब ऑब्जर्व एब्जॉर्ब हो चुका है, सॉरी। हाँ, एब्जॉर्ब हो चुका है। जैसे मैं दिखाता हूँ, रुको, अब यहाँ पे रहोगे तब तो आसानी से दिखाते हैं ना। अब मैं वही प्रोजेक्टर ऑर्डर कर रहा हूँ, प्रोजेक्टर से आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा, डायग्राम वगैरह, तो क्लियर समझ में आएगा। जैसे ये देखो, इस डायग्राम में सारे लाइंस है ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसमें सारे सर। लाइंस है ना। हाँ यस सर। इस वाले डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में देखो, ये डार्कन है सर। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में बीच बीच के कुछ लाइंस मिसिंग होंगे, ब्लैक ब्लैक दिख रहे होंगे, हाँ सर, डार्कन है। हाँ हाँ डार्क है सर, ना। यस सर। हाँ, तो इसमें वो सारे मिसिंग हो गए जो एब्जॉर्ब हो गया। और ये इमिशन स्पेक्ट्रम है, इसमें बीच में तुम्हें कुछ लाइंस दिखेंगे बीच में, हाँ सर। हाँ सर, यस है सर। ना। और यहाँ शुरू में ज्यादा दिखेगा, तो ये इमिशन स्पेक्ट्रम है। इसका मतलब जो जो इमिट हो रहा है वो दिख रहा है, और यहाँ देखो एग्जैक्टली जो जो इमिट हो रहा है वही वही यहाँ से गायब है एब्जॉर्प्शन में, हाँ हाँ यस सर, हाँ। यस सर। है ना। जैसे यहाँ पे ये सारा इमिट हो रहा है तो यहाँ से ये सारा गायब है, शुरू वाला ब्लैक हो गया है ना। तो इसका मतलब क्या है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि फर्स्ट से थर्ड ऑर्बिट में जाने के लिए जो एब्जॉर्ब होगा, थर्ड से फर्स्ट आने में वही तो इमिट होगा, एमिट होगा सर। उतना ही ना Yes, इमिट sir. होगा। E3 माइनस E1, हाँ यस सर, सर। यस सर। एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ वन ऑर्बिट। अभी आगे हम लोग उस पे आने वाले हैं। यानी कि इमिशन स्पेक्ट्रा में अगर हम किसी भी गिवन एलिमेंट के सैंपल को देखें, गैसियस सैंपल को, किसी भी एलिमेंट के गैसियस सैंपल को देखें, तो उसके इमिशन स्पेक्ट्रा में जो जो लाइन है, उसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में वही वही लाइंस, वही वही रेडिएशन गायब होगा, है ना। क्योंकि इमिशन में जो इमिट हो रहा है, एब्जॉर्प्शन में वही वाला एब्जॉर्ब हो जा रहा है। ये बात समझ रहे हो, यस सर। है ना बेटा। तो सर वो इससे चीज, ये आ जाएगा ना, एमिशन प्लस एब्जॉर्प्शन इक्वल टू सारे हाँ कलर आ कंप्लीट, जाएंगे। हाँ इमिशन एब्जॉर्प्शन दोनों को अगर सुपर इम्पोज करा दे तो कंप्लीट आ जाएगा, बिल्कुल। समझे, कंप्लीट आ जाएगा, कह सकते हो। थ्योरेटिकली ये बात कह सकते हो, प्रैक्टिकली वैसा कर पाना थोड़ा मुश्किल है ना, लेकिन अगर कर पाए तो हो जाएगा, समझा। तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, सो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, है ना, those radiation which are absorbed by the gaseous sample, which are absorbed by the gaseous sample are absent from a pattern of, जो पैटर्न यहां पे आएगा, पैटर्न ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जल्दी से करो, फिर इमिशन भी बता देते हैं, इस तरह से डायग्राम से बता देंगे। जल्दी से करो बेटा। इसमें लिख सकते हो ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब लोअर ऑर्बिट में था, जो लोएस्ट पॉसिबल ऑर्बिट है सर ना। आप नीचे ग्राउंड ग्राउंड क्या लिखे हैं? ग्राउंड का मतलब लोएस्ट पॉसिबल ऑर्बिट, लोएस्ट ऑर्बिट। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, दो बार फर्स्ट ग्राउंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में, तो ग्राउंड स्टेट कहते हैं। ओके ओके सर। ग्राउंड मतलब लोएस्ट पॉसिबल स्टेट, मतलब अपना ओरिजिनल हाँ ओरिजिनल पोजीशन पे। पोजीशन मत कहो, ऑर्बिट कहो, पोजीशन तो ऑर्बिट। फिक्स हो, है ना। सर अपना दो बार ग्राउंड ग्राउंड लिखे थे नीचे। हाँ तो आएगा, बिल्कुल आएगा, अभी समझ जाओगे, सब समझ जाओगे। ग्राउंड का मतलब है लोअर ऑर्बिट, जो ओरिजिनल ऑर्बिट है।
और एक्साइटेड मतलब हायर ऑर्बिट में चला गया, है ना। ग्राउंड ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चला गया तो वो एक्साइटेड ऑर्बिट्स कहलाते हैं। अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा, अभी करते जाओ, है ना। वी आर गोइंग टू मूव ऑन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अभी पढ़ेंगे, 20 मिनट और पढ़ेंगे। चलो 11:30 तक क्लास है ना। हो गया, नोटेड डाउन। एक मिनट सर। जल्दी से कर लो, फिर इमिशन स्पेक्ट्रम जो लिखाया था उसको भी ऐसे समझा देते हैं डिटेल में। सर हाँ बोलो बेटा। सर जो प्रिज्म होता है वो लाइट को क्या वेवलेंथ के अलग कर देता है? हाँ, उसका अलग अलग प्रिज्म में एक्चुअली डेविएशन हो। आप जब ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो समझ में आएगा कैसे होता है। ऑप्टिक्स में पूरा डिराइव करते हो, है ना। हाँ, अलग कर देता है, ये बात बिल्कुल सही है। अलग अलग वेवलेंथ को अलग कर देता है। कैसे करता है वो ऑप्टिक्स में पढ़ोगे, डेरिवेशन के लिए, है ना। अलग अलग वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल अलग अलग होता है। तो इस कारण से जो है प्रिज्म जो होता है डेविएशन कॉज करता है। तो डेविएशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो चूंकि अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तो सबका डेविएशन अलग अलग एंगल से होगा। तो अलग अलग एंगल से डेविएट होने के कारण सेपरेट, है ना। अब ये बातें आपके दिमाग में नहीं आएंगी, क्यों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, क्या कॉन्सेप्ट है, तो वो सब 12th में पढ़ोगे ऑप्टिक्स चैप्टर में, है ना। सो डोंट बॉदर अबाउट दैट। बस आप इतना याद रखिए कि प्रिज्म क्या करता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट करता है। तो डिस्पर्सन करेगा तो अलग अलग वेवलेंथ को अलग अलग कर देगा। समझा? बोलो सुजय। हाँ जी, तो ये चीज है, प्रिज्म की ये प्रॉपर्टी है। वो जब प्रिज्म के बारे में पढ़ाएंगे तो भी बताएंगे, है ना। हो गया सर। हाँ, आप लोग जैसे लॉकडाउन वगैरह खुलता है और केबीआई के एग्जाम्स वगैरह होते हैं तो फिर चांस है कि ऑप्टिक्स मैं अभी ही पढ़ा दूंगा। 12th में नहीं, 11th में आप लोग को ऑप्टिक्स खत्म करा देंगे, है ना। कम से कम जो आता है वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पूरा करा देंगे, समझे। क्योंकि केबीआई में उससे क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी और ऑप्टिक्स, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वाला तो पढ़ा ही रहे हैं, उसके क्वेश्चंस मैं भेजूंगा वंस द चैप्टर विल बी कंप्लीट इन 1 और 2 क्लास। आज ही अगले क्लास में खत्म हो जाएगा, आपको जो पढ़ना है वो तो उतना, है ना। नेक्स्ट क्लास तक लग ही जाएगा मुझे लग रहा है ना। तो एक क्लास और मतलब +2 का कंप्लीट चैप्टर नहीं, मतलब थोड़ा बहुत है +2 का। पूरा चैप्टर आपने नहीं है, पूरा चैप्टर नहीं है। अब इस बार मुझे देखना है कि +2 वालों से भी हटा दिया होगा कोविड के कारण, तो उन लोग को भी अभी नहीं पढ़ाएंगे, है ना। क्या हटाया है मैं चेक कर लूंगा आज। चलो हो गया यहाँ तक, जल्दी बोलो बेटा। नोट कर लिया? अरे कोना राइट साइड वाला पॉइंट नोट करो। हाँ लिख लो, जल्दी से लिखो। ये आपको पूरा ये डायग्राम आप लोग देखोगे, इसको पढ़ना एनसीईआरटी से, है ना। नीचे वाला जो है ये इमिशन हाँ सर स्पेक्ट्रम पढ़े है थे। और ये एब्जॉर्प्शन है। ये सब आपको समझ में अब आ जाएगा, है ना। हाँ यस। तो all these emission spectrum and absorption spectrum are called atomic spectrum. एटम से आ रहा है ना, एटॉमिक स्पेक्ट्रम।
तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम में ही ये दोनों है, इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब आपको ये समझ में आ जाएगा जब पढ़ोगे तो। एटॉमिक स्पेक्ट्रम आर डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, है ना। व्हाई दे आर डिसकंटीन्यूअस वो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं अभी। चलो इसको रब करो। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम 2 मिनट देखो। हाँ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो है, अब ये कलरफुल डायग्राम तो मैं नहीं बनाऊंगा यहाँ पर, है ना, वो पेंसिल वगैरह से बन पाएगा, कॉपी पे बन पाएगा, ठीक है। तो वो आप ऐसे ही देख लो। हम लोग बात कर रहे हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा, लिख दे। इमिशन स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा बेटा? तो इमिशन स्पेक्ट्रम बनने के लिए क्या होता है, ध्यान देना, ध्यान से देखो। इमिशन स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा इस बात को देखो। इमिशन स्पेक्ट्रम के लिए व्हाट हैपेंस एक्चुअली फॉर इमिशन स्पेक्ट्रम, ध्यान दीजिएगा कि सैंपल आपका एक्साइटेड स्टेट में होना चाहिए। एक्साइटेड मतलब हायर स्टेट में, तभी तो हायर से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा, है ना। और जब लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा तो फोटोन रिलीज करेगा, और जो फोटोन करेगा वही आपका स्पेक्ट्रम के फॉर्म में ऑब्जर्व होगा, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक्साइटेड गैस सैंपल लेना पड़ेगा। तो ये गैस सैंपल आप ले रहे हैं, दिस इज एक्साइटेड गैस सैंपल। हाँ बोलो। ये एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये जब तक एनर्जी पास करते रहता है एब्जॉर्ब ही होता रहता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है बेटा, होता ही रहता है ना। पर ज्यादा अमाउंट में तब होगा जब स्पेसिफिकली हम उससे एनर्जी पास करा करके कराएंगे, है ना, ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो लैब के एनवायरमेंट में, है ना। ऐसे तो नहीं दिखेगा ना, है ना। अब जैसे ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट से जो एनर्जी निकल रहा है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही है। आपने बस इलेक्ट्रिसिटी दिया और वहां पे जो गैस है वो रेडिएशन कर रहा है ना, आफ्टर गोइंग इनटू द एक्साइटेड स्टेट। एमिशन और ये एब्जॉर्प्शन दोनों ये बहुत रैपिडली हो रहा है, जल्दी जल्दी। हाँ मतलब कैसे, है ना। तो वहां पर इमिशन एक्चुअली क्या है, इमिशन एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि आप एब्जॉर्प्शन में लाइट तो ही दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से एक्साइटेड स्टेट में ले जा रहे हैं, है ना बेटा। तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं हम लोग, इसीलिए हाँ, वो लोअर से हायर जा रहा है। हाँ, लोअर से हायर ले जाने के लिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तब आएगा जब आप लाइट से एक्साइट करेंगे, लेकिन हम यहाँ लाइट से एक्साइट नहीं कर रहे हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी से एक्साइटेड स्टेट में ले जा रहे हैं। एनर्जी ही तो देना है, एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए हमें एनर्जी देना है। मान लो जैसे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी देना था, अब ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी हम जैसे भी दें, चाहे हीटिंग के थ्रू दें, चाहे हम इलेक्ट्रिसिटी से दें, चाहे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से दें, बहुत तरीके से दे सकते हैं, है ना। और जरा सोचो, इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी भी तो ईएम रेडिएशन है, ईएम वेव है ना। यस सर। ऊपर से नीचे जब आता है हायर से लोअर ऑर्बिट में, तब तो आप अपने आप आ जाता होगा ना। हाँ, वो स्पॉन्टेनियसली अपने आप आता है, उसके लिए हमें बोलने की जरूरत नहीं है, वो जब मन होगा तभी आएगा, हमें बोलने से नहीं आएगा, समझे। आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है, जब हो जाएगा तभी होगा। वो प्रेडिक्टेबल प्रोसेस नहीं है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आई थिंक यही सुजल पूछ रहा था, है ना। वो चीज मैं अभी डिस्कस करूंगा कि जो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, मान लो जैसे कि ये रहा, है ना, ये रहा, ये मान लो n = 1 है, ये n = 2 है, ये n = 3 है। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, अलग अलग एटम में, मान लो एक्साइटेड स्टेट में। अब पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा, कोई नहीं जानता, ये भी नहीं जानता, इलेक्ट्रॉन भी नहीं जानता है कि मैं कब आऊंगा, जब आ जाएगा तब आ जाएगा। मान लो कि अगला एटम है कोई, किसी और एटम में भी है, मतलब एक एटम में एक ही है, मान लो एक एटम ये हो गया, एक एटम ये हो गया, ये एटम ये हो गया, अगला एटम है उसमें यहाँ है, ये n = 1 है, n = 1 है, n = 3 है, n = 2 है, इस तरह से
मैंने 4 एटम ले लिए। अब बोलो कौन सा एटम पहले आएगा ग्राउंड स्टेट में? नहीं पता सर, कुछ भी आ सकता है। हमें नहीं पता है ना। हो सकता है कि करोड़ों साल के बाद भी ये एटम ग्राउंड स्टेट में ना आए, करोड़ों साल के बाद। समझ रहे हो? सर लेकिन अगर हम सिर्फ एक एटम की बात करें तो वो तो आएगा ही ग्राउंड में। बेटा वही मैं कह रहा हूं, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अनप्रेडिक्टेबल प्रोसेस है। हो सकता है ये एटम करोड़ों साल के बाद ग्राउंड स्टेट में ना आए, ये अपने ही स्टेट में रहे, और अरबों अरबों एटम्स हो सकता है जो कि ग्राउंड स्टेट में आ गए, है ना। मान लो ये 10 साल तक ग्राउंड स्टेट में नहीं आया, 10 साल में कितने एटम लोअर स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गए और एक्साइटेड से ग्राउंड में वापस आ गए, पर ये नहीं आया। अनप्रेडिक्टेबल। आप कुछ नहीं कह सकते, जब ये आ जाएगा तो यहां आ गया, है ना। और जो आ गया उसके बारे में भी नहीं कह सकते जब तक आएगा नहीं। मतलब ये अनप्रेडिक्टेबल प्रोसेस है, समझे। देयर इज नो लॉ ऑफ नेचर विच कैन प्रेडिक्ट विच इलेक्ट्रॉन विल कम इन द ग्राउंड स्टेट फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट, है ना। सर इलेक्ट्रॉन कोई भी आए, लेकिन उसका मतलब जब आने का होगा, जैसे हायर से लो में आया तो हम लोग को पता चल जाएगा नहीं कौन सा, मतलब कौन सा आइटम नहीं कि आया है नीचे। बेटा वैसे वो तो दिखता प्रिडिक्ट कर तो सकते हैं। बेटा सुनो, एक एटम को पकड़ के अगर देखोगे तो पता चल जाएगा थ्योरेटिकली स्पीकिंग, पर प्रैक्टिकली कर पाना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही छोटा ही इतना। है ना। प्रैक्टिकली ये कर पाना पॉसिबल नहीं है, बहुत छोटा हाँ, पार्टिकल नहीं। होता है। आपको अगर पता चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। सर वीडियो हवा एक एक्साइटेड एक एटम को, हाइड्रोजन के एक एटम को मान लो हमने सेपरेट करके रख लिया, एक ग्लास चैम्बर लिया, उसमें एक हाइड्रोजन का एटम रखा, वैसे में ग्लास चैम्बर में एक एक हाइड्रोजन एटम रखे। हो सकता है कि एक पार्टिकुलर ग्लास चैम्बर का एटम मैं 100 साल तक वेट करता रहा लेकिन ग्राउंड स्टेट में नहीं आया। अब बाकी सब जो हो सकता है 1 माइक्रो सेकेंड में ही ग्राउंड स्टेट में आ गए, है ना। 1 माइक्रो सेकेंड में, मतलब 1 सेकेंड का भी 10 लाखवां भाग में आ गया, सब ग्राउंड स्टेट में पहुंच गया। लेकिन एक एटम 10 साल तक ग्राउंड स्टेट में नहीं आया, या 10 करोड़ साल तक नहीं आया, या पूरे यूनिवर्स के लाइफ तक में नहीं आया ग्राउंड स्टेट सर में। नहीं आने का रीजन क्या हो सकता है? कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। अच्छा, शायद भगवान जानते हो, शायद भगवान जानते हो, है ना। हम उनको नहीं जानते। हाँ, हम उनको नहीं जानते, है ना, इसीलिए हमें नहीं पता, है ना। तो कोई रीजन है, अनप्रेडिक्टेबल प्रोसेस है, समझे, समझे ये बात। यस सर। यस सर। है ना। हाँ, लेकिन हो सकता है कि आप थक हार के बोले कि भाई अब तो मैं 100 साल हो गया, अब तो मैं मरने वाला हूं, और ये तुरंत आ गया ग्राउंड स्टेट में। है ना, वो चीज है। तो कोई नहीं जानता है कब आएगा नहीं आएगा, है ना, ये चीज है। वैसे ही रेडियो एक्टिविटी में भी होता है, रेडियो एक्टिविटी में भी जब डीके होता है तो कौन सा एटम डीके करेगा कोई नहीं जानता है ना। हाफ लाइफ का मतलब वहां पे क्या होता है कि 50 डीके कर जाएंगे, पर उस 50% में कौन होगा ये कोई नहीं जानता है ना, वो चीज है। तो दीज आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अनप्रेडिक्टेबल प्रोसेस। चलिए आइए, तो हम लोग देख रहे थे, अब इसकी बात करते हैं। लेट अस नो अबाउट द इमिशन स्पेक्ट्रम। तो हमने लिया था एक्साइटेड गैस सैंपल, एक्साइटेड गैस सैंपल। चलो हाइड्रोजन का सैंपल ले लेते हैं। तो इसमें जो हाइड्रोजन के हैं दे आर इन द एक्साइटेड स्टेट। ओके, हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं दे आर इन द एक्साइटेड स्टेट। सो व्हाट विल हैपन कि यहां से जो है, अब किस एक्साइटेड स्टेट में है, तो रैंडम होता है ना। कोई ग्राउंड से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ, सुनो। अब ये आएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो जानोगे, n=1 को कहते हैं ग्राउंड स्टेट। तो पहला एक्साइटेड स्टेट का मतलब n=1 से n=2, तो n=2 को ये भी कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फॉर हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन में ग्राउंड स्टेट में तो n=1 में रहता है ना, बोलो। यस सर। तो जब आपका एक ऑर्बिट जंप करेगा तो उसको कहेंगे फर्स्ट स्टेट,
n इक्वल टू 3 क्या कहलाएगा? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो n इक्वल टू n क्या कहलाएगा? इक्वल टू n क्या कहलाएगा? n माइनस वन n-1 एक्साइटेड स्टेट, excited state. n माइनस वन एक्साइटेड स्टेट कहलाएगा, है ना? तो nth नॉर्मल स्टेट, ग्राउंड स्टेट विल बी कॉल्ड n माइनस वन। nth ग्राउंड हाइड्रोजन के लिए तो ग्राउंड n इक्वल टू 1 हुआ, सो nth ऑर्बिट विल बी कॉल्ड n माइनस वन एक्साइटेड स्टेट। तो हो सकता है किसी भी एक्साइटेड स्टेट में हो, तो हर एक से किसी से भी किसी में। अब यहां से देखो, यहां है, मान लो n इक्वल टू 4 में है, यानी कि इलेक्ट्रॉन चला गया ग्राउंड से फोर्थ में, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड। अब फोर्थ से जंप करके कहां आएगा कोई नहीं जानता है ना? क्या फोर्थ से जंप करके थर्ड में आ सकता है? आ सकता है। सेकंड में आ सकता है? आ सकता है। थर्ड में आएगा तब भी एक्साइटेड ना बोलेंगे। हाँ, जब तक ग्राउंड में नहीं आ जाएगा तब तक एक्साइटेड बोलेंगे, बिल्कुल, है ना? हाँ बोलो। अगर वो अलग अलग एक्साइटेड स्टेट में आ सकता है तो फिर हर बारी वही- उसका एमिशन भी अलग होगा, हाँ, वही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, वही तो तो फिर एग्जैक्टली उसका मैं समझाना चाह, आइडेंटिटी कैसे हो जाएगा एमिशन? वही मैं बताऊंगा कैसे हो, भी आइडेंटिटी है, वही तो समझाएंगे बेटा, फिर भी आइडेंटिटी है। मैंने क्या बोला, एक इमिशन तो नहीं होता है, बहुत सारे इमिशन होते हैं, है ना? कितने नंबर ऑफ पॉसिबल इमिशन होते हैं वो कैलकुलेट हो जाएगा। मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम क्या होगा, ये भी कैलकुलेट हो जाएगा। एग्जैक्टली पता होगा कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये आइडेंटिटी नहीं हुआ। बोलो। रेंज हो जाएगा ना, फिर हमारे पास रेंज आ जाएगा। मेरा बेटा मान लीजिए, आप मान लो हमने एक ऐसी दुनिया बनाई जिस दुनिया में एक सामान एक ही बार कोई कंपनी प्रोड्यूस करती है, वो सामान दोबारा कोई कंपनी नहीं प्रोड्यूस करती है, ना दोबारा वही सेम कंपनी भी प्रोड्यूस नहीं करती है। तब आप बोलिए, आपके घर में अगर 100 तरह के सामान है, तो वो 100 आपके घर में होंगे, वो किसी और के घर में मिलेंगे? नो सर। तो क्या आपके घर में 100 सामान है तो वो आपकी आइडेंटिटी? यस सर, तो इनकी आइडेंटिटी कोई और नहीं एलिमेंट में नहीं होता। हाँ, मतलब ये जो वेवलेंथ ये रेडिएट करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी रेडिएट करेंगे, वो सेम फ्रीक्वेंसी, एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी, वही सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी, सेट पढ़े हो ना मैथ्स में, द सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी वांट रिलीज्ड बाय, रेडिएटेड बाय एनी एटम और एलिमेंट। समझा? यस सर, समझ गया। सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नहीं है ना? द सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी वांट बी रेडिएटेड बाय द अदर एलिमेंट। ओके, वो आपको फॉर्मूला डिराइव होगा ना, अभी फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो सब समझ में आएगा, बट फॉर्मूला से पहले बेसिक चीजों तो समझना पड़ेगा ना, कॉन्सेप्ट। फॉर्मूला डिराइव आप आसानी से कर लेंगे, डोंट वरी, है ना? क्लास में ही फॉर्मूला करेंगे, अभी आप यहां पे समझो। तो एक्साइटेड सैंपल ऑफ H2, एक्साइटेड सैंपल ऑफ H2 से जब ग्राउंड स्टेट में आते रहेंगे या लोअर ऑर्बिट में आते रहेंगे तो अलग अलग वेवलेंथ रिलीज होगा ना? बोलो। यस सर। जैसे n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 3 में आया, या n इक्वल टू 2 में आया, या n इक्वल टू 1 में आया, या n इक्वल टू 4 से 3 में आया, 3 से 2 में आया, 2 से 1 में आया, 3 से 1 में आया, या 2 से 1 में आया, तो अलग अलग एनर्जी डिफरेंस होगा, यस है सर। ना? पर एक डिसकंटिन्यूअस एनर्जी डिफरेंस होगा, हर एक एनर्जी नहीं रिलीज होगा। तो जो भी एनर्जी रिलीज होगा उसके करस्पॉन्डिंग फोटोन रिलीज होगा, उसी का स्पेक्ट्रम बनेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? इमिशन स्पेक्ट्रम। तो यहां लाइट आपका आया, इससे जो लाइट आया, इस लाइट को हमने प्रिज्म से पास कराया, जो भी रेडिएशन निकला, तो जो भी रेडिएशन निकला उसको प्रिज्म से पास कराए, फाइनली वी ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑन द स्क्रीन, फाइनली वी ऑब्टेन। तो यहां जो स्पेक्ट्रम आएगा ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा एमिशन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम। इसमें कौन कौन से होंगे? कंसिस्ट ऑफ दोज which are released, radiations, which are not absorbed, electromagnetic radiations which are released by the excited gas
sample. It is same as those radiations which were absent from the absorption spectrum of this gas sample. है ना, जो इस गैस सैंपल के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो था वो यहां नहीं है ना, क्योंकि जो एब्जॉर्ब हुआ था वही तो रेडिएट होगा यहां। बोलो, समझा? यानी कि यहां पर वही सब होगा जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नहीं था, और जो यहां नहीं है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में होगा। समझे? जो यहां नहीं है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? बताओ, बोलो बेटा। हाँ सर। चलिए 5 मिनट करते हैं। तो बोर्ड में, नील बोर्ड में बेसिस पे जो है कि लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनेगा, और हायर से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो इमिशन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा। इसी के बेसिस पे एटॉमिक स्पेक्ट्रम को अपने 4th और 5th पोस्टुलेट जो मैंने यहाँ बोर्ड्स का, उसी के बेसिस पे नील बोर्ड ने एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन या अदर गैस सैंपल्स को एक्सप्लेन किया था। तो हाइड्रोजन का आपके सिलेबस में है, हाइड्रोजन को हम लोग पढ़ेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे बेटा। हो गया? नोटेड डाउन? नहीं सर, स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख सकते हैं। हाँ कर लो, जल्दी से करो। सर बस हो गया यहीं तक? यहीं तक करेंगे, बस थोड़ा सा हम एक बात कर लें, है ना, कि अगले क्या पढ़ाऊंगा वो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूं। 1-2 फॉर्मूला बता देते हैं जो कि आगे यूज होगा आपका, है ना। बस उसके बाद उस फॉर्मूले को यूज करके अगले क्लास में शुरू कर देंगे। अभी बता देंगे तो घर में बैठ के सोचोगे, तो नेक्स्ट क्लास जब भी होगा तो समझ जाओगे। अभी नहीं बताएंगे तो अगले क्लास में टाइम लगेगा, क्लास में ही सोचने लगोगे, है ना। तो इसलिए अभी कर लेते हैं। चलो, इस मंथ के बाद आपका नंबर ऑफ क्लास बढ़ जाएगा, है ना, और बढ़ेगा। ठीक है। सर ये चैप्टर अभी कितना बचा है? ये चैप्टर अब बहुत ज्यादा तो नहीं बचा है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक क्लास में खत्म हो जाएगा, है ना। वो तो अब अगले WT के लिए होगा, है ना। इस फेज का लास्ट WT होगा, उसके बाद सीधे फेज टेस्ट होगा आपका, है ना। फिर ये चैप्टर खत्म, 2 वीक में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक क्लास लगेगा, बोर्स मॉडल समझ लो हो ही गया, है ना। हो सकता है मैं एक क्लास एक्स्ट्रा भी ले लूं, ट्यूसडे को ले लूंगा। एक बचा है ना केमिस्ट्री का, एक बचा था, याद करो, ट्यूसडे को मुझे लेना है। केमिस्ट्री बचा था ना? यस सर। उस दिन, हाँ वही मुझे लग रहा था खत्म क्यों नहीं हो रहा है इस वीक। मैंने कैलकुलेट किया था तो हो जाना चाहिए, तो मैंने बोला था कि ट्यूसडे बोला, मंडे को ले लूंगा। मंडे को? हाँ बेटा, मंडे को। हाँ मंडे को ही लेंगे। जो आपका क्लास वेंसडे को नहीं हुआ था केमिस्ट्री का, वो मंडे को लेंगे। ओके, तो मंडे को ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीक में आपका जो है क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पढ़ेंगे, और अगले वीक तक खत्म हो जाएगा, है ना। बस 2 ही चीज बचा है इसमें, क्वांटम थ्योरी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मंडे को खत्म हो जाएगा आपका। चलो, इस मंडे को क्लास होगी, 2 क्लास होगी, बिकॉज 1 क्लास वाज मिस्ड बाय यू पीपल। ओके, रिजल्ट के कारण एक क्लास हमने हटा दिया था ना, उसको मंडे को लेंगे। चलो, हो गया बेटा? यस सर। डन? हो गया? बताओ जल्दी। यस सर। यस सर। हाँ, एक्साइटेड गैस सैंपल से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का इमिशन स्पेक्ट्रम आएगा। अब देखो,
कैलकुलेशन किया कितना एनर्जी होगा, सारा चीज कैलकुलेशन किया भाई, और उसके बाद उस कैलकुलेशन के बेसिस पे फॉर्मूला वगैरह डिराइव किया उसने। और एक्चुअली वो ये जो फॉर्मूला सब डिराइव किया ना वो बाद में किया, उससे पहले बहुत सारी कहानियां हैं जो कि मैं आगे फिजिक्स वाले में पढ़ाऊंगा, यहाँ पे हर कहानियां दिन नहीं टाइम हो सुनाऊंगा। ही जाता, क्या गंदा हाथ से खाएंगे। हाँ हेलो, हाँ पीयूष क्या कह रहे हो? कुछ नहीं। अच्छा देखो, सो वी आर टॉकिंग अबाउट बोर्स मॉडल, मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ बोर्स मॉडल, पढ़ेंगे अगले क्लास में। मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ बोर्स मॉडल। बोर्स पॉस्टुलेट के बेसिस पे बोर्स ने मैथमेटिकल मॉडल दिया था, है ना, एटम का। स्पेशली बोर्स का जो मॉडल है वो हाइड्रोजन के लिए ही है, बाकी के लिए नहीं है। दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, है ना। इट इज एप्लीकेबल, जो भी चीज मैं अभी कुछ नहीं करूंगा, अगले क्लास में करूंगा। एप्लीकेबल, बस 5 मिनट में मैं बता रहा हूं, फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज। क्या मतलब होता है इसका, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के स्पेसीज के लिए एप्लीकेबल होता है बोर्स मॉडल। पहली बात तो ये आप इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए कि बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज। बोर्स मॉडल में हम एनर्जी करते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात अगर हम करते हैं तो टोटल, या फिर एटम कह लो, और एटम, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ये फॉर्मूला आप आगे पढ़ेंगे। मैकेनिकल एनर्जी हर जगह ये अप्लाई होता है। मैकेनिकल एनर्जी किसको कहते हैं, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू, ये बाय डेफिनेशन है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को ही मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। याद हो गया, एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यानी कि अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखूं इन nth ऑर्बिट, सो इन nth ऑर्बिट में अगर मैं देखूं तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, ई से लिख लो मैकेनिकल एनर्जी को। मैकेनिकल एनर्जी आपका ई हो गया, काइनेटिक के पोटेंशियल यू। सो En विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इन nth ऑर्बिट प्लस पोटेंशियल एनर्जी इन nth ऑर्बिट, है ना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो बहुत ही आसान है, हाफ इंटू वी एन स्क्वायर, nth ऑर्बिट में तो एनर्जी होगी उसका स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं आप लोग, माइनस के Q1 Q2 बाई आर एम, nth ऑर्बिट का रेडियस। तो ये हो जाता है माइनस के Q1 Q2 बाई आर, ये एनर्जी होता है। फोर्स होता है स्क्वायर, है ना, तो हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो के का मतलब क्या हो गया, माइनस साइन मत भूलना बेटा, माइनस साइन मत भूलना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज के। और Q1 मान लो, जैसे कि ये रहा, Z है इसका एटॉमिक नंबर, और एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज हो जाएगा इसको Q2 मान लो, तो Q2 इक्वल टू माइनस ई एंड Q1 इक्वल टू Z इंटू ई आएगा। Q1 क्या हो जाएगा बेटा, दो चार्ज है ना, एक न्यूक्लियस और दूसरा इलेक्ट्रॉन, बोलो। यस सर। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स लग रहा है ना, अट्रैक्शन। हाँ सर। तो फोर्स होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और एनर्जी कितना होता है, माइनस के Q1 Q2 बाई आर।
तो nth ऑर्बिट में हो जाएगा माइनस के Q1 Q2 बाई Rn, वैल्यू हो गई JD, है ना, बल्कि सॉरी एनर्जी हो जाता है के Q1 Q2 बाई R, माइनस साइन यहाँ ई में है ना, ओके। पोटेंशियल एनर्जी होता है के Q1 Q2 बाई R, माइनस हटा देना, माइनस तो यहां से आएगा चार्ज से, तो Q1 हो गया आपका JD, और Q2 हो गया, Q2 कितना हो गया माइनस ई, तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी आपका कितना हो जाएगा एटम का, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, माइनस तो लगा ही दिया, तो यहाँ क्यों लगा रहे हैं इसको, ठीक है, सही से लिख लेना रिकंसीडर करके। ये माइनस बाहर आ गया, और यहाँ हो गया आपका जेड इज द एटॉमिक नंबर इंटू ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर छूट गया, रुक जाओ, आर एन का स्क्वायर छूट गया है, आर एन का स्क्वायर है ना, तो जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन स्क्वायर। ये फॉर्मूले हम लोग यूज करेंगे अगले क्लास में डेरिवेशन के लिए, इसको लिखिए आप लोग, ये फॉर्मूले लिख लीजिए, यहां तक लिखने के बाद ये फॉर्मूला लिख लो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट एंड पोटेंशियल इन nth ऑर्बिट, ये डायग्राम बना लेना, बस आज यहीं तक रखते हैं, है ना। पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर, ठीक है, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर जब पढ़ाऊंगा लॉज ऑफ मोशन के बाद फिजिक्स में, है ना, तब उसमें आप करेंगे, अगस्त के एंड में पढ़ोगे आप, बिल्कुल अगस्त के एंड में, अभी नहीं, है ना, या सितंबर को हो सकता है फर्स्ट वीक में। चलो देखो हो गया बेटा, डन, नोट कर लिया, ये फॉर्मूला लिख लेना, ये फॉर्मूला आप वर्क एनर्जी पावर चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वहां पे मैं समझाऊंगा तो समझ जाओगे, आसानी से समझ जाओगे, है ना। और ग्रेविटेशन तक में तो ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फॉर्मूला एक जैसे होते हैं, वहां क्लियर हो जाएगा, है ना। अभी आपको फॉर्मूले को अप्लाई करना है, रखना कुछ भी नहीं है, बस फाइनल रिजल्ट जो है उसका वैल्यू थोड़ा याद रखना होगा, वो बहुत आसान है फाइनल रिजल्ट, है ना, फाइनल रिजल्ट आपको बहुत आसान है। चलो यहां तक कर लिया, नोट कर लो बेटा, ये हमेशा याद रखो, ये जनरल कॉन्सेप्ट है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को ही मैकेनिकल कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव भी हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है। लिख लिया, देव? यस सर। हाँ लिख लो। सुजल हो गया बेटा? बस एक मिनट, लिख लो, ठीक है, इसका यूज करेंगे अगले क्लास में। सर हम लोग ऐड क्यों नहीं किया, मल्टीप्लाई क्यों किया इसको? किसको मल्टीप्लाई ऐड कहाँ किए हमने, किसको kn प्लस मल्टीप्लाई? un। kn प्लस un बेटा, मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी को ऐड ही करेंगे ना, एनर्जी इंटू एनर्जी एनर्जी होगा, या एनर्जी हाँ, प्लस एनर्जी एनर्जी होगा। सर ये आप क्या निकाले लेफ्ट साइड में? बेटा पहले ये बताओ, ये क्लियर है? हाँ सर ये क्लियर है। एनर्जी में एनर्जी जोड़ेंगे तो आएगा एनर्जी, एनर्जी में एनर्जी हाँ, मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल स्क्वायर हो जाएगा। जूल स्क्वायर एनर्जी होता है? नो सर, बोलो, जूल होना चाहिए। ये बोलो, पापा ने तुम्हें 10 रुपए दिए, मम्मी ने 20 रुपए दिए, मल्टीप्लाई या ऐड करोगे? ऐड करेंगे सर। ऐड करोगे, है ना, जी सर। समझे? जी सर। एक बैटरी दिया जो 100 जूल एनर्जी देगा, और तुम्हारे पापा ने एक बैटरी दिया जो 200 जूल एनर्जी देगा, टोटल एनर्जी तुमको कितना मिलेगा? 300 जूल सर। कि मल्टीप्लाई करे कि ऐड किए? ऐड किए सर। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। हेलो, यस सर। पोटेंशियल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं।
तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, ऐड करके या मल्टीप्लाई करके, बोलो। ऐड करके सर। टोटल ना होगा, जी सर। होगा ना, समझे। मान लीजिए आप जो है काइनेटिक एनर्जी है, आपके पास जो एनर्जी वो काइनेटिक, और आपके भाई के पास जो एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी है, तो दोनों की टोटल एनर्जी ऐड करके आएगी या मल्टीप्लाई करके? ऐड करके आएगी सर। ऑब्वियस सी बात है। तो जी सर। मैकेनिकल एनर्जी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, तो टोटल ऐड करके यहाँ पे आएगा, है ना, ठीक है, वो चीज है। हाँ, और ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है वही काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का लिखा है nth ऑर्बिट में, समझे, nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का। मैंने ये बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाई R। यदि एक चार्ज है Q1, ये चाहो तो लिख लो, और दूसरा चार्ज है Q2, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है, इनके बीच का सेपरेशन है R। क्लियर है? यस सर। बोलो, इनके बीच का सेपरेशन है R। तो अगर इनके बीच का R सेपरेशन है, तो यहाँ पर K Q1 Q2 बाई R, तो ये हो जाएगा। सर वहाँ पे आपने आर स्क्वायर लिख रखा है। कहाँ लिखा है आर स्क्वायर, कहाँ लिखा है? अब वो गलती से लिख दिया है, हाँ उसको हटा दो, यहाँ नहीं है तो कैसे आ जाएगा, है ना बेटा? ऊपर वाले स्टेप में भी है सर। नहीं, ये ई स्क्वायर तो होगा, ई इंटू ई। अच्छा, वो दोनों हटा दो, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, है ना, वो नहीं है। यहाँ जो है ना बेटा वही रहेगा ना, आप मत लिख लेना है, गलती से लिख दिया था, जी सर। ठीक है ना? यस सर। सही कर लो उसको, स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ। फॉर्मूला लिखते समय मेरा ध्यान था तो मैंने नहीं लिखा, समय मेरे दिमाग से उतर गया तो लग गया होगा स्क्वायर, है ना, तो कोई नहीं, उसको आप सही कर लीजिए। तो ये फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाई R। R क्या हो गया, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन हो गया। तो यहाँ देखो, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो सेपरेशन होगा वो क्या होगा, Rn हो जाएगा, nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट अगर है तो nth ऑर्बिट में सेपरेशन क्या हो जाएगा, Rn हो जाएगा, समझा? यस सर। हाँ, तो इसीलिए फॉर्मूला क्या आ गया, K Q1 Q2 बाई R। Q1 क्या हो गया, Q1 मतलब इसका चार्ज, दैट इज Jd, और Q2 हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दैट इज माइनस ए। हाँ, तो बस वहां से ये फॉर्मूला आ गया। तो ये फॉर्मूला चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी का याद रखो, ठीक है? काइनेटिक तो पता ही है आपको, हाफ एम बी स्क्वायर, यस सर। है ना, पोटेंशियल का ये K Q1 Q2 बाई R। इज दैट क्लियर? जी सर। हाँ बेटा, चलो समझ गए? यस सर। चलो, कोई दिक्कत, लिख लो अब उसको। So should I end the class now? यस सर। सर ओके बेटे, हाँ बोलो।